कमल सक्सेना जी, गणेश राम जी पूछे, तो जैनब अहमद, राजू सिंह जी ने पूछे ऐसे सवाल पूछते हो तुम। इसका आंसर मैं कमेंट पर, कोई मतलब रोकने वाला नहीं। 1,10,000 रुपए ये तो मुझे नहीं पता। हमका ये एग्जाम क्लियर केस नहीं आएगा, बहुत पैसे कमाते हैं। सपोज आप सुप्रीम कोर्ट घूमने नहीं गए, आपका आंसर दे के आपको पता चलेगा क्वेश्चन मार्क। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड दी लॉ में। आज मैं एक Q&A सेशन करूंगी। जो क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछा गया है मैं उनकी आंसर दूंगी, ठीक है। सो पहले मैं इस फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। तो पहली क्वेश्चन जो कमल सक्सेना जी ने पूछे है, सम ऑनलाइन वेबसाइट फॉर LLB स्टूडेंट और एडवोकेट। सम ऑनलाइन वेबसाइट फॉर LLB स्टूडेंट एंड एडवोकेट, जो मैं बताना चाहूँगी, जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, वो ये सुप्रीम कोर्ट का एक वेबसाइट है जहाँ पर करंट जजमेंट्स अपडेट किया जाता है, वो वाला वेबसाइट। और दूसरा है लाइव लॉ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आप डे टू डे बेसिस पर जजमेंट यहाँ से पढ़ सकते हो, और हो सके तो एक नोट बना करके अपने पास प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। और ये जब आप कोई हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो ये सारे केस लॉस आपको बहुत ही मदद करेंगे, ठीक है। सो हो सके तो कॉपी बना करके एक रेडी रखो करंट जजमेंट्स की। और दूसरा सवाल वो भी कमल सक्सेना जी से पूछा गया है, वो है मैम, हिंदी मीडियम LLB फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट किस भाषा में बुक बाई करे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में समझ नहीं आता है और हिंदी भाषा में वर्ड बहुत कठिन है, जैसे कि टॉट। ओके, इंग्लिश बुक को हिंदी भाषा में कैसे समझे, अनुवाद करें। कमल सक्सेना जी, मैं आपको एक ही मतलब सजेशन देना चाहूँगी। अभी आप लॉ पढ़ाई कर रहे हो तो आप अभी से कोशिश करो इंग्लिश में जो हर एक सेक्शंस बताया गया है उसको समझने के लिए, ठीक है। घबराना नहीं है, पहले कोशिश कीजिए इंग्लिश में समझना, थोड़ा थोड़ा बोलना भी चालू कर दीजिए, ठीक है। और अगर समझ में ना आए, ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन, ये दो जो टूल्स है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसलेशन यानी कि सपोज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप ट्रांसलेशन करके उसको पढ़ो तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। और आप ट्रांसलिटरेशन भी कर सकते हो। ट्रांसलिटरेशन मतलब सपोज एग्जाम्पल के तौर पर आई एम एडवोकेट पापिया, ठीक है। सो ट्रांसलिटरेशन मतलब आई एम एडवोकेट पापिया, इसको हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक है। हिंदी में अगर इसको मतलब अनुवाद मैं करूँ तो ये बोला जाएगा, मैं एडवोकेट पापिया हूँ, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ट्रांसलिटरेशन बोल रही हूँ। आई एम एडवोकेट पापिया, इसको हिंदी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, इसको कहा जाता है ट्रांसलिटरेशन। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। सो आप ऐसे करो। अगर आप हिंदी भाषा के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम? हाई कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज जो चलता है वो है इंग्लिश, ठीक है। बट हाई कोर्ट में जो सारा ड्राफ्टिंग्स वगैरह होता है, हाई कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश में है, तो आपको तो इंग्लिश जाननी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए आपको अभी से करना है। अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप मुझे पूछो तो मैं 12 साल 12 ईयर्स एक बंगाली मीडियम, आपके जैसे हिंदी मीडियम होता है तो इन माई केस इट इज़ बंगाली मीडियम, मैं बंगाली मीडियम में 12 साल पढ़ी हूँ और उसके बाद मैं 5 ईयर्स LLB किया है, ठीक है। अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। आप अभी से कोशिश करो, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप मैं आपको प्रॉपर आंसर दे पाई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी वकील बनने के लिए इंग्लिश में लॉ करना कंपलसरी है या नहीं? पूनम जी, ओके, पूनम जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। पूनम जी को मैं बता दूँ, देखिए ये तो मुझे नहीं पता है सरकारी वकील बनने के लिए कंपलसरी इंग्लिश है या नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट मैं कहूँगी लॉ जो मतलब है इसको इंग्लिश में ही बोला जाता है, हर एक को आर्ग्यूमेंट किया जाता है इंग्लिश में। रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी चलता है, जहाँ पर हिंदी मतलब रीजनल लैंग्वेज है। अब अगर आप मेरे स्टेट के बारे में बात करो तो कैलकाटा हाई कोर्ट और जो सारा छोटा मोटा कोर्ट होता है वहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ बंगाली भी चलता है, ठीक है। और अगर किसी को एज सरकारी वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए तो आपको इंग्लिश तो जाननी पड़ेगी, है ना। ड्राफ्टिंग वगैरह करना पड़ेगा, मतलब तो इंग्लिश आपको जाननी पड़ेगी। कंपलसरी है या ना है ये तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं बोलूँगी तो इंग्लिश में आप करने की कोशिश करो, अभी से हो जाए। और आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इनका जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं कमेंट पर ही दे चुकी हूँ, बट अगर कोई और इंसान जानना चाहते हैं सेम
क्वेश्चन उनके माइंड पर भी है, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ। तो ज़ैनब अहमद ने ये क्वेश्चन किए थे, मैम आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर बट आई एम कन्फ्यूज्ड इन चूजिंग माई स्ट्रीम बिकॉज इन माई स्कूल देयर इज़ ओनली कॉमर्स लाइन, आई डोंट हैव आर्ट and I can't quit my school. I hope you make a video or reply me. Thank you. ज़ैनब और जो स्टूडेंट्स जो यही सवाल मन में आ रहा है, ये क्वेश्चन का डाउट मैं 100% क्लियर कर देती हूँ दैट लॉ पढ़ाई करने के लिए आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इन तीनों में से अगर आप किसी एक स्ट्रीम से 12th क्लियर किए हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना 12th क्लियर करनी पड़ेगी और उसके बाद आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप LLB कर सकते हो। आप अगर मुझे पूछोगे तो मेरा 12th में था ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, और ये तो आर्ट्स में आता है, तो इसीलिए मैंने BA LLB किया है। और अगर आप कॉमर्स से मतलब 12th क्लियर किए हो तो आपको BCom LLB करनी पड़ेगी, और अगर आपका साइंस था तो आप BSc LLB करोगे, ठीक है। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई मायने नहीं रखता है, आप बस 12th क्लियर कर लिए हो, ये होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अभय जी ने पूछे है, साइंस इम्पोर्टेंट है क्या? अगेन नहीं, साइंस इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से आ करके 12th क्लियर करके लॉ कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया सिंह जी ने एक क्वेश्चन पूछे है, मैम जी प्लीज़ रिप्लाई करना, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू एडवोकेट सीधे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के साथ जूनियर एडवोकेट की जैसा काम कर सकता है? देखिए रिया सिंह जी और इसके साथ और भी लॉ स्टूडेंट्स, यंगस्टर लॉ स्टूडेंट जिनके मन में ये सवाल है, तो उनको मैं बता देती हूँ। पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट हर एक केस को फाइल करने के लिए एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बताया गया है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और लोअर डिवीज़न कोर्ट। तो ये जो लोअर डिवीज़न और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, इसका जो पूरा हिसाब किताब है ये डिपेंड करता है एक कोर्ट के पास क्या जुरिस्डिक्शन दिया गया है, मतलब कोर्ट के पास जो आधिकारिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया जाता है। एक कोर्ट के पास पेक्यूनरी यानी कि मॉनिटरी, टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होते हैं, ठीक है। और सपोज एग्जांपल के तौर पर आप एक डाइवोर्स केस फाइल करना चाहते हो, ठीक है, और डाइवोर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको एक डाइवोर्स पिटीशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे में एक केस जो सारे पड़ाव में से गुजरता है ये तो आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर आप एक कोर्ट ऑफ लोएस्ट डिवीज़न यानी कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की लेवल से प्रैक्टिस करना चालू करो तो आपका मतलब जो फाउंडेशनल बेस है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप मतलब नॉलेज की तौर पर इतनी मतलब अनस्टॉपेबल बन जाओगे, आप बहुत दूर जा सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी सपोज सुप्रीम कोर्ट चले गए हो प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ पर जाके आपको पता है क्या होगा, एक केस सुप्रीम कोर्ट में अपील में ही जाता है एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिट पिटीशन के बारे में डील करता है, ठीक है। उसको मैं नहीं जा रही हूँ अभी मैं आपका आंसर दे रही हूँ। सपोज आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हो और एक सीनियर एडवोकेट के साथ प्रैक्टिस करने लग गए हो और आपके पास एक डाइवोर्स केस आता है, वो अपील में आता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको पता चलेगा वो केस कौन सी पड़ाव में से गुजरी है? क्वेश्चन मार्क, नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक लोएस्ट डिवीज़न में एक केस कैसे फाइल किया जाता है, कौन सा मतलब प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कैसे वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट मतलब अपील में जो केस पहुंचता है, ये प्रोसीजर आपको पता ही नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लेवल से प्रैक्टिस करना चालू करो, आप एकदम अनस्टॉपेबल बन जाओगे, आपका नॉलेज एकदम कॉन्क्रीट बन जाएगा, ठीक है। एंड आपका जो फाउंडेशनल बेस है नॉलेज का वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगी और आपका रूट मतलब हेवीली स्ट्रांग हो जाएगा ये सब जानने से, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चालू कीजिए, सो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन राजू सिंह जी ने पूछे हैं, थैंक यू सो मच मैम, NDPS एंड हिंदू लॉ एक्ट की बुक्स कौन सी ठीक रहेगी फॉर बाईलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश? एक्चुअली बाईलिंगुअल बुक्स की मैं जानती नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट।
बट NDPS जो मैं बुक फॉलो करती हूँ वो है RP कटारिया का एक बुक है जो मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। आप वो वाला बुक फॉलो कर सकते हो और सभी मार्केट में बुक अच्छी होगी बट ये मुझे बेस्ट लगता है। RP कटारिया ये वाला बुक आप ट्राई कर सकते हो और इसका प्राइस है 2138 रुपीज़। और हिंदू लॉ अगर बुक के बारे में पूछो तो मुल्ला का एक बुक आता है वो बेस्ट है, ठीक है। उसका प्राइस है 2260 रुपये। आप ये दो बुक ट्राई कर सकते हो। प्रैक्टिस एडिशन बुक से आपको मतलब बहुत ही हेल्प कर देगी ये दो बुक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है रुद्र घेलट जी ने पूछे हैं, मैम अगर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के पास अगर केस नहीं आए तो भी पैसा कैसे कमाएं? यार कैसे सवाल पूछते हो तुम लोग। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR ये जो एग्जामिनेशन होता है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी हूँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कैसे बनना है, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन होता है ये एग्जामिनेशन क्लियर करके ही आप एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन सकते हो। तो मैं आपको यही कहूँगी, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो इंसान बन गए हैं इसका मतलब उनके पास बहुत ही नॉलेज है। मतलब वो खामखा ये एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पर जाके घूमने नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो उनके पास डेफिनेटली नॉलेज है और उनके पास केस नहीं आएगा ऐसा कैसे, ठीक है ना। तो आई होप मैं आपको आंसर दे पाई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन गणेश राम जी पूछे हैं वही रिपीटेटिव, मैम अगर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के पास कोई केस नहीं आए तो भी पैसे कैसे कमाएगा? अरे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के पास केस नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के पास केस ना आए तो कैसे पैसा कमाए भाई? उनके पास बहुत नॉलेज है, ज्ञान के समुंदर मतलब जो कहते हैं, ठीक है। तो उनके पास केस ना आए पैसे कैसे कमाए, मतलब सॉरी मैं प्रॉपर आंसर नहीं दे सकती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन राजेंद्र भाटी जी ने पूछे हैं, मैम एक सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल एडवोकेट कितने पैसा कमाते हैं मिनिमम मंथली? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के पैसे आपको बहुत इंटरेस्ट है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट बहुत पैसे कमाते हैं। एक एडवोकेट है मैं जिनको पर्सनली भी जानती हूँ, नाम नहीं लूँगी, और वो एक ड्राफ्टिंग करके 1,10,000 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है ना, एक ड्राफ्टिंग करके। तो आप सोचो एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कितना पैसे कमाते हैं, ठीक है, मिनिमम मंथली। अगर आपके पास 10, 20, 30 जितनी केस आएगी उतनी हिसाब से आप चार्ज करोगे। एक ड्राफ्टिंग का 1,10,000, तो आप हिसाब कर लो अभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अमिनेश जी ने पूछे हैं, मैम स्टेट बार काउंसिल के लाइसेंस मिलने के बाद हम अपने स्टेट में कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं? अब मतलब हाँ, स्टेट बार काउंसिल से लाइसेंस मिल जाने के बाद आप अपने स्टेट का जो कोर्ट है वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन, बिना एग्ज़ाम दिए ये बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है अगर सिर्फ अपने स्टेट में एडवोकेसी करना है तो? आई थिंक जो आप AIB एग्जामिनेशन बोल रहे हो उसके बारे में, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम आप दे करके एक सिक्योर जोन में आ जाओगे। मैं क्यों बोलती हूँ सबको ये एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि अगर ये दो एनरोलमेंट जो स्टेट बार काउंसिल से मिलता है और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करते हैं आफ्टर क्लियरिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये दो आपके पास रहने से आप मतलब एक सिक्योर जोन में आ जाओगे। आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई मतलब रोकने वाला नहीं है आपको। इन फ्यूचर हो भी सकता है ऐसा कुछ रूल आ जाए जहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी हो जाए, है ना। मतलब जो सारे यंगस्टर लॉ स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएशन किए हैं, स्टेट एनरोलमेंट तो उनके पास होंगे ही होंगे, और उसके साथ हो सके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लाइसेंस जो दिया जाता है वो अगर वो लोग ले लेते हैं तो आप एक सिक्योर जोन में आ जाओगे। और पता नहीं इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई रूल आ जाए जहाँ पर मतलब ये मैंडेटरी होगा, आपको AIB एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कोई रूल आ जाता है तब आपको तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, है ना। तो आप दे दो, सिंपल सा एग्ज़ाम है, क्या दिक्कत है। ये साल का नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है, जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ये बहुत इजी एग्ज़ाम है, आप दे दो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं, ख़त्म हो गया। तो यही था आप लोगों का आंसर। आई होप मैं आपको आंसर दे पाई हूँ। अगर आपका और कोई फर्दर डाउट्स, क्वेरी और क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम में ईमेल कर सकते हो,
कमेंट करके भी आप आपका डाउट्स मुझे बता सकते हो, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और जो सारे हिंदी मैं गलत बोली हूँ उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सबका रिस्पेक्ट कीजिए, अपना पेरेंट्स का ज़्यादा कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।